स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। पहला पॉइंट बेटा हमारा है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब जो हमारा अकाउंटिंग है वो हमारे बिजनेस के लिए या हमारे जो बिजनेस में जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसके लिए कैसे हेल्पफुल है। बेटा देखो, हमारी मैनेजमेंट होती है ना, उसको कई तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सके। अब वो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें कहाँ से अब प्रोवाइड होती है, वो हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अकाउंट से मिलती है। अब जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे हमें क्या हेल्प होती है, एक तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग अपने फ्यूचर्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में हमें अपने कैसे काम करना है, अच्छी से अच्छी प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी अकाउंट से, जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, ठीक है, वहाँ से। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिलती है उससे हम लोग डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। हम मीन्स जो हमारी मैनेजमेंट है उससे वो डिसीजंस ले सकती है ताकि वो अच्छे से प्लानिंग कर सके और कंट्रोलिंग कर सके, अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सके अच्छे से। और तीसरा पॉइंट है हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग भी कैसे होती है, देखो जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना, उससे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे हम अपने बिजनेस की कंट्रोलिंग की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हम ये देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट हमारा बिजनेस किस लेवल पर है, एट प्रेजेंट कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और भी काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ है वो भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड कंप्लीट रिकॉर्ड्स। अब बेटा दूसरा ये है, देखो हम लोग अकाउंट्स डेटा जो भी हमारा होता है हम उसको सिस्टमेटिकली मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब जब हम अपने रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिकली मेंटेन करेंगे तो उससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि हमारा प्रॉफिट लॉस क्या है, ठीक है, हमारी नेट एसेट्स की या नेट लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्या है, और इससे हमें हमारे बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमें पता लग जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये भी आपको पता है, अब देखो जब आप अकाउंटिंग में सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे तो उससे जब अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करोगे तो लास्ट में जब आप अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हो तो जिससे आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हो तो उससे आपको आपके बिज़नेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशंस। लास्ट में जैसे ही आप P&L अकाउंट बनाते हो तो साथ में आप बैलेंस शीट भी बनाते हो। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बेटा उससे आपको ये पता लगता है कि आपका जो बिज़नेस है कहाँ पे स्टैंड करता है, आपके बिज़नेस का लेवल क्या है, आपका बिज़नेस अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, इस तरह से। उसके बाद है कंपैरेटिव स्टडीज़, ठीक है। अपने बिज़नेस का आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे सपोज़ आपने लास्ट ईयर आपने इतना प्रॉफिट अर्न किया और करंट ईयर में आपने इतना प्रॉफिट अर्न किया, तो आप एनालाइज़ कर सकते हो कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा इस ईयर के प्रॉफिट से कम है या ज़्यादा है। या फिर आप दूसरे बिजनेस से अपने आप को भी कंपैरिजन कर सकते हो। और अगर आप कोई भी ऐसी कमी पता लगती है आपको तो आप उसके लिए विद इन टाइम स्टेप्स उठा सकते हो ताकि फ्यूचर में वो कमी दोबारा से रिपीट ना हो। उसके बाद है एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब जो भी आपके बिज़नेस में अगर मान लो कोई भी एरर्स पता चला है या कोई ऐसा फ्रॉड है तो उससे भी आपको ईज़िली आप उसको पता लगा सकते हो। अगर मान लो कोई भी गलती हो रही है या कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप 1 मिनट में उस चीज़ का पता लगा सकते हो। अब कई बच्चों के माइंड में आया होगा, सर हम इससे फ्रॉड कैसे पता लगा सकते हैं, इससे एरर्स हमें कैसे पता लगेगा। बेटा अभी तो अकाउंट्स आपने स्टार्ट किया है, जैसे ही आपको नॉलेज आएगी अकाउंट्स की तब आप जल्द से जल्द आप कोई भी फ्रॉड को जल्द से जल्द पकड़ सकते हो। हमारे इंडिया में जितने भी स्कैम्स होते हैं ना, जितने भी घोटाले होते हैं, वो सारे के सारे अकाउंटिंग से ही पता लगते हैं। और इसको पता लगाते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो एक्सपर्ट होते हैं अकाउंट्स के, वो पता लगाते हैं। उसके बाद है एविडेंस इन लीगल मैटर। हाँ, एक बात और, जो हमारी जो अकाउंटिंग है ना, ये लीगल मैटर में एक एविडेंस की तरह काम करती है और इसको कोर्ट ने इसको अप्रूवल दिया हुआ है, कोर्ट इसको मानती है। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब आप इससे ना अपनी टैक्स लायबिलिटी भी पता लगा सकते हो कि जैसे आपका GST कितना है, आपका इनकम टैक्स कितना है, आप यहाँ से पता लगा सकते हो। उसके बाद है सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपने अपने बिजनेस को सेल करना है तो आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके बिज़नेस की वैल्यू एट प्रेजेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद है रेजिंग लोन्स। अगर आपको बैंक से लोन लेना है, ठीक है,
किसी भी बैंक से लोन लेना है तो आप अपने इस अकाउंट्स को दिखाओ, ठीक है, बैंक में जाकर, मतलब जो भी आपका जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट से आप जब वहाँ दिखाओगे ना तो आपको ईज़िली लोन मिल जाएगा, क्योंकि उनसे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपके बिज़नेस के बारे में पता लग जाता है कि आपका बिज़नेस एट प्रेजेंट कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब ये पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, आप ये बताएगा कि जैसे कोई नया पार्टनर है, जैसे कई बार पार्टनरशिप हम करते हैं ना, 2 या 3 पार्टनर मिलकर बिज़नेस को चलाते हैं, तो वहाँ से भी हमें ये पता लगता है कि जैसे हमने किसी नए पार्टनर को एडमिट किया या पुराने पार्टनर को रिटायर किया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो ये उसमें ना हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बताता है। या फिर आपने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो वहाँ से भी क्या कहते हैं, आपको ये काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, गुडविल मतलब जो वैल्यू है आपके बिज़नेस की, जो इमेज है, ठीक है, वो क्या कहते हैं डिटरमाइन करने में आपकी हेल्प करता है। और जो ये गुडविल लिखा हुआ है ना, ये बेटा आपको प्रॉपरली समझ में आएगा +2 अकाउंट में। ठीक है, जो +2 के अकाउंट्स होगा, लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मैं आपको इसका प्रॉपरली मीनिंग बताऊँगा। अब उसके बाद है लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। अब देखो बेटा, जो हमारा अकाउंटिंग है ना, वो पर्सनल जजमेंट से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। अब जैसे मान लो 2 टीचर्स हैं, तो 2 टीचर्स तो बेटा अपने अलग अलग वे से आपको टीच करेंगे ना, तो सेम तो उनका वे हो नहीं सकता। इसीलिए जब अकाउंट्स के ऊपर अपनी कोई भी राय देगा ना अपनी अलग अलग, तो उससे हमारा अकाउंट्स क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। जैसे 2 अकाउंटेंट बैठ गए हैं, एक अकाउंटेंट बोलेगा नहीं ऐसे करो, दूसरा अकाउंटेंट बोलेगा नहीं इसको ऐसे करो, तो क्या होगा, उससे जो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा या जो भी अकाउंट्स में होगा वो सारा का सारा मतलब ट्रू नहीं रहेगा। तो उससे हमारा अकाउंट्स टोटली इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभावित। ओके। और बेटा सेकंड पॉइंट इसमें बताया गया है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अब बेटा ये मानकर चलो जो कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं ये आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये मैं चैप्टर 3 में बताऊंगा आपको अच्छे से। अब जितना भी हमारा अकाउंटिंग है ना, वो सारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बोला गया ऐसा करो वैसा करो, हम अपने आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करेंगे। जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें बोल रहे हैं हम उनके अकॉर्डिंग करेंगे, अपनी मर्ज़ी से हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बेटे। अब क्या कहते हैं, इसमें कई तरह के मेथड्स होते हैं, कई तरह की टेक्निक्स होती हैं, तो हमने वो सब यूज़ करनी है अपनी मर्ज़ी से नहीं। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब टाइम आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम वो मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, और सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक होंगे, कई बार वो गलत भी हो सकते हैं, अगर मान लो वो गलत हो गए तो अकाउंट्स भी गलत हो जाएगा, अकाउंट्स भी तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है। उसके बाद है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, देखो हमारे बिजनेस में जो भी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है ना, ठीक है, वो हमें कब पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा जब हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। एक्चुअल में जो प्रॉफिट है ना, वो हमें पता लग ही नहीं सकता। ठीक है ना। अगर मैं आपको ये बोलूँ एक्चुअलिटी में मेरा ये प्रॉफिट है बिजनेस का, या मैंने लास्ट में इतना कमाया, तो बेटा वो सब रॉन्ग होता है। एक्चुअलिटी हमें तब पता लगती है जब हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, तो वो एक तरह से रियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। रियल इन्फॉर्मेशन आपको तब पता लगेगी जब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। अब इसमें एक बात और भी बता रखी है, अगर आप पढ़ो तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू, सिमिलरली एसेट्स विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। इन्होंने बोला है क्लोजिंग स्टॉक की, देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग है जो ईयर के एंड में हमारे पास जो गुड्स बच जाती हैं, ठीक है, सेल होने से, तो उसकी एक्चुअलिटी में जो वैल्यू होती है ना, वो होती है मार्केट वैल्यू। ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर आपके पास एक मार्केट वैल्यू होगी और एक होगी बुक वैल्यू, दोनों में से जो कम होगी हम उसको वैल्यू को लेकर चलते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत होती है। ठीक है, एक्चुअलिटी में जो वैल्यू होनी चाहिए वो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। अब जैसे सपोज़ आपने मोबाइल लिया 10,000 का, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू बेटा जो मार्केट में वैल्यू होगी वही होगी ना। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, जो मार्केट वैल्यू होगी अकाउंट्स उसको कभी भी कंसीडर नहीं करेगा। तो ये चीज़ तो गलत होगी। यस, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत हो जाएगी।
ठीक है, इसीलिए हम इसको ठीक नहीं मानते। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशंस। बेटा देखो, जब हम लोग अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं ना, तो इसके अंदर क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। मतलब जैसे वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, अब इसमें मनी इन्वॉल्व है नहीं है ना, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। जहाँ पर मनी इन्वॉल्व है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है, वही इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एंटर करते हैं। चाहे दूसरी इन्फॉर्मेशन जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, वो मैटर ही नहीं करती। उसके बाद है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेटा यही पॉइंट जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था ना, अनरियलिस्टिक में मैंने बताया था ना, ठीक है, अब वो इसके अंदर आ गया। कैसे कह रहा है, एसेट्स को हमने अकाउंट्स में कैसे दिखाना है, कहते हैं इनकी ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जिसमें आपने परचेज़ किया है उस वैल्यू पे दिखाओ, ना कि इसकी मार्केट वैल्यू पे दिखाओ। तो मतलब मार्केट वैल्यू को आपने कंसीडर ही नहीं करना, वो ये कह रहा है। उसके बाद है सफ़र फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग होती क्या है बेटा, अगर अकाउंट्स में आपने कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया है ना, तो वो आपका अकाउंट्स बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक आप एक्स्ट्रा ज़्यादा दिखा रहे हो तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मतलब प्रॉफिट को कम ज़्यादा करना वो हमारे हाथ में ही होता है। तो ये भी एक देखा जाए तो ये भी एक लिमिटेशन है। उसके बाद है नो सूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। आप अकाउंट्स में कभी भी फ्यूचर के लिए आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। कभी आप कहो कि मैं फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर लूँगा, तो आप नहीं कर सकते। ओके बेटा, तो आज हमारे एडवांटेजेस हो गए, ठीक है, और दूसरी हमारी लिमिटेशंस होगी। नेक्स्ट हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ओके बेटा।